हेलो एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग स्टडी हब के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नर्सिंग फाउंडेशन या फिर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का वाइटल साइन टॉपिक है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? वाइटल साइन। बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि वाइटल साइन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, और उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और उनको कंट्रोल हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट करता है। ठीक है, तो वाइटल साइन में सबसे पहले टेम्परेचर की बात करेंगे, फिर अपन पल्स की बात करेंगे, फिर अपन रेस्पिरेशन की बात करेंगे, फिर हम बीपी ब्लड प्रेशर की बात करेंगे, और जो है एक पेन दे रखा है। अब पेन को आजकल जनरली अभी करंट में क्या करता है, फिफ्थ वाइटल साइन में काउंट करने लग गए हैं। लेकिन यही बात अगर इमरजेंसी और ट्रोमा की बात करें, मतलब आरटीए वगैरह का केस होगा, इमरजेंसी का केस होगा, तब फिफ्थ वाइटल साइन पेन न होकर कौन सा हो जाएगा? प्यूपिल हो जाएगा। ओके, प्यूपिल। फिर उसके बाद में सबसे पहले वाइटल साइन में हम बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर की। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कितना होता है, कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो बॉडी टेम्परेचर एक बैलेंस होता है। बॉडी टेम्परेचर क्या है? एक बैलेंस होता है किसके बीच में? थर्मोजेनेसिस के बीच में और थर्मोलाइसिस के बीच में। थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस क्या होता है उसके लिए हम जानना पड़ेगा। पहले ये समझ लेते हैं कि बॉडी टेम्परेचर क्या है। एक बैलेंस है। बैलेंस है किसके बीच? थर्मोजेनेसिस के बीच और थर्मोलाइसिस। दो प्रोसेस होती है, दो प्रक्रिया होती है, उन प्रक्रियाओं के बीच में जो संतुलन रहता है उसको क्या कहा जाता है? बॉडी टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, अब थर्मोजेनेसिस, जेनेसिस वर्ड जहाँ पर भी आ जाए तो समझ जाना है कि प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन होना, थर्मो मतलब टेम्परेचर, तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हीट का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, थर्मोजेनेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ हीट प्रोडक्शन। ओके, और फिर आता है थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस, लाइसिस का मतलब टूटना। ठीक है, थर्मो मतलब टेम्परेचर या फिर हीट। तो यह एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें क्या होगा? हीट लॉस होगी। ओके, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो हमारी बॉडी का जो है ये हाइपोथैलेमस पार्ट, कौन सा? हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है वो किसको रेगुलेट करता है? बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब हाइपोथैलेमस के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। अपन ने यहाँ पढ़ा कि ये दोनों चीज़ों के बीच में क्या होगा? बैलेंस होगा। तो थर्मोजेनेसिस कहाँ से होगा और थर्मोलाइसिस कहाँ से होगा? तो जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होता है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से क्या होता है? हीट का प्रोडक्शन होता है। और जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस से क्या होता है? हीट का लॉस होता है। तभी कई बार आपने देखा होगा कि पसीने वगैरह आते हैं तो एंटीरियरली जो हमारा फोरहेड है वहाँ से आता है, तो वो वहाँ से क्या हुआ? एंटीरियर हाइपोथैलेमस से हीट का लॉस हुआ। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि वे ऑफ हीट प्रोडक्शन, मतलब हीट का जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें अपन ने देख रखा है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब कि जो अपन ने खाना खाया है, खाने में बेसिकली अपन क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं और फैट खाते हैं। यही तीनों फॉर्म होती है। इन तीनों फॉर्म में जो खाना खाने के बाद में, जो इनका डाइजेशन होने के बाद में, मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो हमें एनर्जी मिलती है वो क्या करती है? हीट का प्रोडक्शन करती है। तो प्रोटीन 1 ग्राम अपन खाते हैं तो वो 4 किलो कैलोरी क्या करता है? हमें ये एनर्जी देता है। यही अगर अपन कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो वो 4 किलो कैलोरी देगा, और फैट खाते हैं तो वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है या फिर हीट का प्रोडक्शन करता है। उसके बाद में सेकंड वन आता है स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड। स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड का मतलब होता है खाना, अपन ने ये भी इन जो कंपोनेंट है कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और ये मिक्स फूड, मतलब इन तीनों का मिक्सचर। तो ये जो तीनों चीज़ें अपन ने खाई है, खाने के दौरान इसको खाने के अपन खा रहे हैं तो इसका डाइजेशन होगा, इसका मेटाबॉलिज्म होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। ये जो चारों चीज़ें प्रोसेस होगी, इसके लिए भी हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इनकी एनर्जी लगेगी तो हमारा हीट प्रोडक्शन होगा। तो वो स्पेसिफिक डायनामिक्स एक्शन ऑफ फूड वैसे होगा, मतलब खाने ये जो खाया है अपन ने, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तो इनका मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें होगी तब कितना कितना परसेंट होगा। तो कार्बोहाइड्रेट जब खाएंगे तो हम 3% क्या होगा? हीट का प्रोडक्शन होगा। फैट अगर अपन ने खाया है तो 13% होगा, और प्रोटीन अगर अपन ने खाया तो कितना हीट का प्रोडक्शन होगा? 30% होगा। ओके, फिर मिक्स्ड फूड मतलब अपन इनका मिक्सचर खाया तो 12% हीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा तीसरे नंबर पर एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो क्या होगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो हीट का प्रोडक्शन होगा। फिर उसके बाद में थायराइड ग्लैंड, वो थायराइड ग्लैंड क्या काम करती है, मेटाबॉलिज्म का काम करती है। ये क्या करती है, टेम्परेचर रेगुलर और या फिर हीट का प्रोडक्शन करती है। अगर थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करेगी तो हीट का प्रोडक्शन होगा। वैसे ही एड्रिनल ग्लैंड का है, ठीक है। अब ये तो हुई बात किसकी, हीट के प्रोडक्शन की, ठीक है। चारों ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब कि खाना खा लिया, खाना खाने के बाद में क्या किया अपन ने, खाना खाने के बाद में उसका जो एनर्जी मिली वो होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन में स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड का मतलब क्या हुआ कि खाना जो है एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म के दौरान जो एनर्जी बन रही है उसको बोलेंगे। एक्सरसाइज होगी और फिर वे ऑफ थायराइड ग्लैंड होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे वे ऑफ हीट लॉस। वे ऑफ हीट लॉस के अंदर क्या होगा, मतलब कि हीट लॉस अपन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हम स्किन के थ्रू हीट लॉस कर सकते हैं, और जो सबसे ज़्यादा इस हीट लॉस है वो स्किन के द्वारा ही होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे लंग्स। लंग्स के अंदर क्या आएगा, लंग्स से जब हम जैसे हम सांस लेते हैं उसको कहते हैं इंस्पिरेशन, और सांस छोड़ते हैं उसको क्या कहेंगे, एक्सपायरेशन। अब एक्सपायरेशन जब करते हैं हम, सांस छोड़ते हैं, उसमें इनसेंसिबल फॉर्म में क्या होता है, वाटर या फिर फ्लूइड या हीट क्या होती है, लॉस होती है। उसके बाद में जैसे ही हम यूरिन, बेसिकली हम 1500 ml यूरिन पास आउट करते हैं एक दिन में, तो उसका भी क्या होता है, हीट लॉस होती है। फिर या फिर अपन स्टूल जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होती है उसमें भी हम लॉस करते हैं, ठीक है। इसमें अंदर अपन ने बात की कि स्किन में से सबसे ज़्यादा जो है हीट का लॉस होता है, और उसमें 4 मेथड के द्वारा आता है। वो 4 मेथड कौन से हैं वो हम आगे देखते हैं। इसमें अपन चारों देखेंगे कि चारों मेथड कौन से होते हैं जिसके अंदर अपन स्किन से क्या होता है, हीट का लॉस होता है। तो उसमें सबसे पहले आता है कंडक्शन। कंडक्शन में आता है कि दो जो सरफेस होगी वो डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी, ठीक है, जिसके द्वारा 3% जो है हीट का लॉस होता है। फिर उसके बाद में कन्वेक्शन। कन्वेक्शन एक डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, जिसके अंदर, लेकिन इसके अंदर एक मीडियम होता है, या तो हवा होगा या फिर पानी होगी, ठीक है। वो कैसे आएगा आगे बात करेंगे। कन्वेक्शन के द्वारा कितना हीट लॉस होता है, 15%। एवापोरेशन के द्वारा कितना होता है, 22%। और रेडिएशन के द्वारा सबसे ज़्यादा कितना, 60%। ओके, चारों मेथड स्किन के हो गए कि कौन से कितना कितना होता है। अब कौन सा क्या होता है वो आगे देखेंगे अपन। इसके अंदर सबसे पहले आया कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन के अंदर अपन ने वेब मालूम कर लिया कि दो जो सरफेस है वो आपस में दो एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगी, ठीक है, एक दूसरे की क्या आएगी, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगी, तब जाके क्या होगा, हीट का लॉस होगा, ठीक है। हीट का लॉस कितना होगा, 3% होगा। कितना, 3% होगा। और ये हीट का लॉस तब तक होता रहेगा जब तक दोनों सरफेस का जो टेम्परेचर है वो इक्वल न हो जाए। इसका एग्जाम्पल होता है टेपिड स्पंज या फिर कोल्ड स्पंज। ओके, पहला मेथड हो गया कंडक्शन का, मतलब दो सरफेस डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी और वहाँ से हीट का लॉस होगा, और वो तब तक होता रहेगा जब तक कि उन दोनों का टेम्परेचर बराबर न हो जाए। उसके बाद में हम बात करेंगे दूसरा मेथड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, एक वेंटिलेशन मेथड होगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होकर ये इनडायरेक्ट मेथड होगा। लेकिन हवा और पानी, एयर एंड वाटर इसके अंदर मीडियम होगा। मतलब या तो वेंटिलेशन, मतलब अपन ने जैसे कहीं कमरा है वहाँ पर बाहर से आए तब अपन को गर्मी लगी, अपन ने फैन या कूलर चालू किया तो वो क्या, एयर के माध्यम से अपने हीट का लॉस हुआ। तो वो कौन सा था, कन्वेक्शन मेथड, ठीक है। उसके अंदर कितना, 15% इसका, इसके द्वारा क्या होता है, हीट का लॉस होता है। किसके द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा। उसके बाद में हम बात करते हैं किसका, एवापोरेशन। एवापोरेशन का मतलब ये होता है कि जो वाटर है वो वाटर क्या होता है, रेप में वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वहाँ से हीट का लॉस होता है, ठीक है। मतलब हाथ वगैरह पानी से अपन ने धो लिए, फिर उसके बाद में जो पानी वहाँ पर जो बचा हुआ था ड्राई अपने साफ़ करने के बाद में, फिर उस वो जो वाटर की जो फॉर्म थी वो गैसेज की फॉर्म में हीट का लॉस करती है। उसके बाद में आता है, ठीक है, उसके बाद में कौन सा है, स्किन के द्वारा चौथा और लास्ट, रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड से हीट का सबसे ज़्यादा लॉस होया जाता है, ठीक है। कितना होता है, 60% हीट लॉस किसके माध्यम से होती है, रेडिएशन के माध्यम से, ठीक है। और हीट लॉस कैसे होती है, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होती है। मतलब कि कोई चीज़ पहले से ही ठंडी थी, ठीक है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर था, ठीक है, बढ़ा हुआ था, और कोई अपन किसी रूम या हॉल में गए, वहाँ पर क्या था, टेम्परेचर पहले से ही लो था, तो एक टाइम तो अपना हीट लॉस हो गया, अपना भी टेम्परेचर उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये रेडिएशन मेथड में, ठीक है। अब अपन ये जो बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो टेम्परेचर थर्मोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो थर्मोमीटर है, जो थर्मोमीटर है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो गैलीलियो ने की थी। किसने की थी, गैलीलियो ने।
लेकिन हम बात कर रहे हैं बॉडी टेम्परेचर की। तो बॉडी टेम्परेचर या फिर क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो है डिस्कवरी वो किसने की थी? सेंट थॉमस ने की थी। किसने की? सेंट थॉमस ने। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे हैं कि हम टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर वो कैसे लेंगे। ठीक है, उसके अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहला आता है ओरल मेथड। ओरल मेथड बोले तो ओरल कैविटी में थर्मोमीटर को इंसर्ट करेंगे, फिर अपन टेम्परेचर लेंगे। इसके बाद में दूसरा आता है एक्जिला। तो एक्जिला में हम थर्मोमीटर को इंसर्ट कर देंगे, वहाँ से टेम्परेचर ले सकते हैं। रेक्टम में दे सकते हैं अपन टिम्पेरिक मेम्ब्रेन। ठीक है, जो मिडिल ईयर और इनर ईयर के बीच का जो बैरियर है उसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। उनके बीच का जो कॉन्टैक्ट है उसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, वहाँ से भी हम टेम्परेचर ले सकते हैं। स्ट्रिप मेथड या फिर डॉट मेथड, एक केमिकल की जो डॉट या स्ट्रिप आती है, ठीक है, वो अपन रखेंगे और वो केमिकल आता है उसके अंदर। ठीक है, और जैसे जैसे कलर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे अपन टेम्परेचर मेजर कर लेंगे स्ट्रिप मेथड से। फिर टेम्पोरल मेथड मतलब टेम्पोरल लॉब के ऊपर अपन थर्मोमीटर इंसर्ट करके लगा सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। थर्मल स्कैनिंग मतलब कि थर्मली स्कैनिंग कर सकते हैं, हम दूर से स्कैन करते हैं, वो थर्मल स्कैनिंग। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो एक तो आता है क्लिनिकल थर्मोमीटर जो मरकरी वाला आता है। ठीक है, और एक जो आता है वो आता है डिजिटल थर्मोमीटर। वो कौन सा? जो सेल वगैरह आजकल डिजिटल चल रहे हैं। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से जब हम टेम्परेचर ले रहे हैं तो हमें कम से कम कितना 2 मिनट तक थर्मोमीटर को इंसर्ट करके रखना है। ठीक है, उससे पहले थर्मोमीटर को नहीं निकालना है। ठीक है, और डिजिटल थर्मोमीटर को हमें कब तक करना है? 2 से 60 सेकंड तक इंसर्ट करे हुए रखना है। और जैसे ही पूरा टेम्परेचर आ जाता है बॉडी का, वो डिजिटल थर्मोमीटर क्या देने? अलार्म देने लग जाता है। अब एक बात और होती है कि ओरली में जो थर्मोमीटर अलग आता है वो अलग, मतलब कि अलग शेप का आता है, और रेक्टल वाला अलग शेप का आता है। तो ओरल थर्मोमीटर जो अपन ओरल कैविटी से लेंगे वो कैसा रहेगा? वो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल टाइप का रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा? लॉन्ग और सिलेंड्रिकल टाइप का रहेगा। और यही कि अगर रेक्टल थर्मोमीटर अपन लेते हैं, रेक्टल से टेम्परेचर, तो वो कैसा रहेगा? शॉर्ट और राउंड रहेगा। ठीक है, शॉर्ट और राउंड रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्लीनिंग ऑफ थर्मोमीटर, मतलब कि थर्मोमीटर को हमें साफ़ कैसे करना है। तो थर्मोमीटर 2 तरीके से साफ़ किया जाएगा। यदि आप टेम्परेचर लेने जा रहे हो तो अलग तरीके से लिया जाएगा, और यदि आपने टेम्परेचर ले लिया है तो अलग तरीके से ये जो है क्लीन किया जाएगा। टेम्परेचर लेने से पहले आपको कहाँ से? बल्ब टू स्टीम, मतलब कि जो उसका टॉप है, जो आप कैविटी के अंदर इंसर्ट करोगे, वहाँ से लेके स्टीम तक, मतलब जहाँ तक मरकरी है, ठीक है, वहाँ तक आपको क्लीन करना है। ठीक है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके उसके मिड पॉइंट तक आपको लेके जाना है। ठीक है, फ्रॉम बल्ब टू स्टीम, मतलब कि यहाँ से कॉर्नर से स्टार्ट करके पीछे की ओर लेके जाना है। कब? जब आपने टेम्परेचर लेने जा रहे हो। अब टेम्परेचर लेने के बाद में आपको कैसे करना है? स्टीम टू बल्ब। ठीक है, जहाँ से लिया है मिड से उसके फर्स्ट पॉइंट की ओर आना है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन का सोर्स बन सकता है। ठीक है, अपन लेने जा रहे हैं उस टाइम पे अपन ने क्या कर लिया? इस थर्मोमीटर को अपन ने क्लीन कर लिया। ठीक है, क्लीन करने के बाद में उसके 2 से 3 जो है जर्क देने हैं जोर जोर से, ताकि जो है मरकरी क्या है वो मूव करने लग जाए। फिर उसके बाद हम बात करें कि थर्मोमीटर की जो रीडिंग है वो कहाँ से कहाँ तक रहती है? वो 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रहती है। ठीक है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रहती है। फिर उसके बाद में हम बात करें कि थर्मोमीटर की रीडिंग हमें कहाँ चेक करनी है? तो हमारी आंखों के लेवल के ऊपर लाकर थर्मोमीटर को लाकर चेक करनी है। ठीक है, ऐसे नहीं कि नीचे से देख लिया अपन। ठीक है, उस पूरे थर्मोमीटर को हमें आंखों के सामने लाकर, आंखों के लेवल के ऊपर लाकर हमें मरकरी को लेवल को चेक करना है। ठीक है, फिर बात करेंगे कि जो है मरकरी इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि मरकरी क्या होती है? हीट सेंसिटिव होती है। मतलब जैसे ही उसको हीट मिलेगी तो वो मूव करने लग जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे डू नॉट यूज वॉश। थर्मोमीटर को जो है हमें हॉट और कोल्ड वाटर से यूज़ नहीं करना है। हॉट वाटर से तो इसलिए नहीं करना है कि मरकरी ज़्यादा मूवमेंट करने लग जाएगी, और कोल्ड से इसलिए नहीं करना है कि मरकरी मूव ही नहीं कर पाएगी। ओके, फिर उसके बाद करें जो हमने थर्मोमीटर को क्लीन किया है, थर्मोमीटर को हम जो है 3 सॉल्यूशन से क्लीन कर सकते हैं। डिटॉल से कर सकते हैं, सेवलॉन से कर सकते हैं, लाइजोल से कर सकते हैं। ठीक है, डिटॉल से हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमने 1 ml डिटॉल लिया है तो 40 ml क्या ले सकते हैं? हम वाटर ले सकते हैं, और उसमें क्या करते हैं? थर्मोमीटर को डिप करके रख देते हैं और उसको 5 मिनट तक छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर उसी के बाद जैसे जैसे सेवलॉन है, सेवलॉन अपन ने 1 ml लिया और उसके अंदर वाटर कितना लिया? 20 ml वाटर लिया। ठीक है, 20 ml वाटर ले लिया और उसके अंदर 5 मिनट के लिए हमें उसको छोड़ दिया। ठीक,
उसके बाद में लास्ट में रहता है लाइजोल। लाइजोल का कितना लेना है, 1 ml लाइजोल लेना है, 40 ml क्या लेना है, वाटर लेना है और 3 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है, तब जाके वो कहता है क्लीन हो जाता है। अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल जो रूट है उससे टेम्परेचर लेते हैं, उसके क्या डेटा रहते हैं, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, पेशेंट को क्या क्या बताना है, ठीक है। तो ओरल रूट से जो हम टेम्परेचर लेते हैं उसका जो नॉर्मल रहता है वो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसकी सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। और यही अगर बच्चों में कहते हैं, बच्चों में ये रहता है 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस, ये बच्चों में रहता है, ठीक है। अब जब अपन ओरल रूट से हम टेम्परेचर ले रहे हैं तो हमें पेशेंट को क्या करना है कि आपको ओरली ब्रीथिंग नहीं लेनी है, ठीक है। ओरली ब्रीथिंग नहीं लेनी है तो नहीं लेनी है, ठीक है। अगर ओरली ब्रीथिंग लेगा पेशेंट तब क्या है, रीडिंग फॉल्स आएगी, ओके। उसके बाद हम बात करें कि अगर पेशेंट ऑक्सीजन थेरेपी पे है, ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी मतलब बाईपेप लगा हुआ है, मास्क लगा हुआ है, नेजल प्रोन्स वगैरह लगे हुए हैं, तब भी हमें ओरल कैविटी से क्या है, टेम्परेचर नहीं लेना है। इसके बाद अगर पेशेंट ने यदि कुछ ठंडा या गर्म खाया है, टी कॉफ़ी आइसक्रीम वगैरह ली है, तो हमें क्या करना है, 15 से लेकर 20 मिनट तक क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। उसके बाद करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किन कंडीशन में हमें ओरल टेम्परेचर नहीं लेना है। यदि पेशेंट के क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से फैल जाती है, अगर वो है तो हमें पेशेंट के ओरल कैविटी से टेम्परेचर नहीं लेना है। अगर बच्चा 6 साल से कम का है तब नहीं लेनी है, 6 साल से कम बच्चा। इसके अलावा साइकेट्रिक पेशेंट, सीजर पेशेंट और ओल्ड एज पेशेंट, इन सभी का रेशनल एक ही है। इन सभी में रिस्क यही है कि अगर बच्चा है तो वो क्या कर लेगा, थर्मोमीटर को ब्रेक कर सकता है, वैसे ही साइकेट्रिक पेशेंट भी ब्रेक कर सकता है। सीजर वाला पेशेंट है उसको कभी भी सीजर आ सकते हैं तो वो भी थर्मोमीटर को ब्रेक कर सकता है। ओल्ड एज वाला जो पेशेंट है उनके अंदर पार्किंसन बीमारी का रिस्क बढ़ा हुआ रहता है, तो वो भी क्या कर सकता है, इसको ब्रेक कर सकता है। अगर इन्होंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो क्या हो सकता है, पेशेंट का मरकरी जो है बॉडी के अंदर जा सकती है और उसको पॉइजन कोज कर सकती है। या फिर पेशेंट को ओरल सर्जरी हुई है तब भी हमें नहीं लेनी है, या फिर ओरल कैविटी का कैंसर है तो भी हमें क्या करना है, टेम्परेचर ओरल कैविटी से नहीं लेना है, ठीक है। इन कंडीशनों को हमें ध्यान रखना है, ओरल कैविटी का टेम्परेचर ले तब। उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, एक्सिलरी टेम्परेचर की। एक्सिलरी टेम्परेचर मतलब एक्जिला से लिया जाता है। इसका जो है टेम्परेचर वो है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इसलिए कम होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, स्वेटिंग होती है, ठीक है। आगे ये हम एक्जिला रूट से क्या करें, अगर एक्जिला रूट से हम टेम्परेचर ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें जो एक्जिलरी हेयर है उनको रिमूव करना है, ठीक है। अगर वहाँ पर स्वेटिंग वगैरह आ रही, पसीना वगैरह आ रहा है तो उसको क्या करना है, हमें स्वाइप या फिर साफ़ करना है, ठीक है। और इस रूट से टेम्परेचर लेते हैं तब हमें थर्मोमीटर को क्या करना है, प्रॉपर्ली एक्जिला के सेंटर में प्लेस करना है, ठीक है। वो या तो अंदर या फिर बाहर नहीं रहना चाहिए ताकि रीडिंग क्या है, फॉल्स आ जाती है। फिर यहाँ पर क्या होता है, स्किन डिजीज़ का जो है वो ट्रांसफ़र होने के खतरे एक्सिलरी में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्जिला रूट जो होता है वो मोस्ट कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब होता है सबसे आसान, जो टेम्परेचर लेने का सबसे आसान रूट जो होता है वो कौन सा होता है, एक्जिला होता है, ठीक है। फिर इस रूट से टेम्परेचर लेने के दौरान प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है, मतलब अपन को प्राइवेसी की दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा क्लॉथ के कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब कि अपन थर्मामीटर इंसर्ट किया, वो ज़्यादा डीप कर दिया तो वो कांटेक्ट का जो कपड़ों के कांटेक्ट में आ रहा है तो रीडिंग क्या हो सकती है, फॉल्स आ सकती है। उस कंडीशन में उस वो नहीं, अपन को नहीं करना है, तो कपड़ों के कांटेक्ट में आने से अपन को रोकना है। फिर तीसरे नंबर पर आता है रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर का जो है नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ कितना पाया जाता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये सबसे एक्यूरेट और सबसे रिलायबल मेथड होता है, ठीक है, किसका, टेम्परेचर का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में कम रहता है, जिस कारण ये क्या रहता है, मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट रिलायबल मेथड रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, प्राइवेसी का इशू रहता है, किसमें, रेक्टल टेम्परेचर में प्राइवेसी का इशू रहता है, ठीक है, ऑफकोर्स। उसके बाद में ये जो है 3 साल से जो कम के बच्चे हैं उनके अंदर मोस्ट इंडिकेट इसी रूट से ले लेना चाहिए अपन को, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन जो रेक्टल रूट से अगर टेम्परेचर ले रहे हैं तब थर्मोमीटर को
कितना इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एडल्ट के अंदर करना पड़ता है, करने अपन को 1.5 इंच जो है इंसर्ट करते हैं, और बच्चों के अंदर कितना करते हैं, 1 इंच इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ये पोजीशन रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए हमें कौन सी पोजीशन, बेसिकली हमें लेटरल पोजीशन का ध्यान रखना है, और इन तीनों में से अगर कोई भी प्रीफर करें तो लेफ़्ट रेक्टल ज़्यादा प्रीफर्ड रहती है, ठीक है। लेकिन रेक्टल टेम्परेचर भी हम कई कंडीशन ऐसी आती है जिनमें हम नहीं ले सकते, जैसे पेशेंट को बार बार डायरिया हो रहा है, ठीक है, बार बार डिसेंट्री होती है, मतलब म्यूकस विथ ब्लड, ठीक है, स्टूल के साथ म्यूकस और ब्लड का आना, वो डिसेंट्री, ठीक है, हेमोरॉइड्स का होना, या फिर रेक्टल सर्जरी हुई है तब हम नहीं ले सकते, सीजर वाले पेशेंट के अंदर नहीं ले सकते, कार्डियक पेशेंट में हम नहीं ले सकते। क्यों कार्डियक पेशेंट में इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि थर्मोमीटर अगर अपन ने रेक्टल में इंसर्ट कर दिया, ठीक है, तो इंसर्ट कर दिया तो कौन सा सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा, और जिसके कारण पेशेंट किसमें, ब्रेडिकार्डिया में जा सकता है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टिम्पेनिक रूट थर्मोमीटर, या फिर टिम्पेरिक रूट से क्या लेना, टेम्परेचर लेना। इस रूट से जो अपन टेम्परेचर लेते हैं वो अपन को 2 से 3 सेकंड के अंदर ही टेम्परेचर हमें मिल जाता है, ठीक है। ये ज़्यादा कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोब होता है हर पेशेंट के लिए अलग अलग प्रोब चाहिए होता है, जिस कारण ये कॉस्टली ज़्यादा होता है। कौन सा, टिम्पेरिक थर्मोमीटर, ठीक है। और ये एक एक्यूरेट रीडिंग देता है, ठीक है, जैसे अपन रेक्टम वाला पढ़े वैसे ही ये एक्यूरेट देता है, और ये ज़्यादा कॉस्टली होता है तो ये ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, ठीक है। टेम्पेरिक जो थर्मोमीटर है उसमें अपन को कैसे थर्मोमीटर को किस हिसाब से इंसर्ट करना है, तो 3 साल से कम का बच्चा हो या फिर 3 साल से ज़्यादा, 2 कैटेगरी में इसको क्लासीफाइड किया गया है। 3 साल से जो कम का बच्चा है तो जो उसकी ईयर है, ठीक है, उसको पीछे की ओर खींचना है और नीचे की ओर बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड खींचना है, किसको, कान को। फिर उसके बाद में हमें थर्मोमीटर इंसर्ट कर देना है, किसमें, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। अगर 3 साल से ज़्यादा का बच्चा है तो उसमें क्या करना है, अपन को जो है ईयर को खींचना है, ठीक है, पीछे की ओर खींचना है और ऊपर की ओर खींचना है, किसमें, 3 साल से ज़्यादा वाले के अंदर। फिर अपन अगला जो टेम्परेचर का मेथड है वो बात करते हैं अपन डॉट या फिर वो केमिकल स्ट्रिप की जो अपन ने बात की थी, स्ट्रिप आती है, ठीक है, इस हिसाब से वो मतलब स्ट्रिप आती है, जैसे पीएच स्केल वाली आती है, ठीक है, उसमें डॉट 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 लगी हुई रहती है, और उनके ऊपर मार्किंग रहती है टेम्परेचर की, जैसे 32 डिग्री, 34 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री, ठीक है। और जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इसका कलर चेंज होते रहता है, ठीक है। फिर इसके अंदर हम बात करें कि ये जो वाला मेथड है हमें 3 सेकंड के अंदर क्या कर देता है, रिजल्ट दे देता है, लेकिन ये भी क्या होता है, कॉस्टली होता है, तब ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। ये यूज़ एंड थ्रो मेथड का होता है, और यहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, ओके। ये रहा डॉट या फिर स्ट्रिप मेथड, ये भी रहा, ओके, क्लियर। उसके बाद करते हैं कि आजकल जो है डिजिटल मॉनिटर आने लगे, तो NICU, ICU या फिर PICU, यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोब अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके मॉनिटर में प्रोब अप्लाई करते हैं, और दूसरा जो उसका प्रो है, ठीक है, दूसरा उसका एंड है उसको कहाँ करते हैं, हमारे राइट साइड बॉडी में, राइट साइड, और ठीक है, राइट क्वाड्रेंट या फिर जहाँ पर लीवर होता है वहाँ पर उसको इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर अपन मेज़र कर सकते हैं किसको, टेम्परेचर को। क्यों, क्योंकि लीवर में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, जिस कारण अपन वहाँ से क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर ले सकते हैं। फिर आता है डोर्सल सरफेस, मतलब कि एक बेसिक में अपने पास कुछ भी मेथड नहीं है, कोई भी थर्मामीटर नहीं है, तो हम जो है डोर्सल सरफेस बोलते हैं, ये वाली सरफेस, ठीक है, इस वाली सरफेस से अपन क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक मेथड होता है, ठीक है। ये PYQ है, मतलब प्रीवियसली एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि बेसिक मेथड कौन सा होता है, ठीक है। फिर बात करें लास्ट में, जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर, ओके, ठीक है। ये हुआ आज का हमारा टॉपिक टेम्परेचर का। इसके बाद में हम कल जो है अगला टॉपिक फीवर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बने रहे नर्सिंग स्टडी हब के साथ, और थैंकिंग यू।